हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलना। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, इस वीडियो में हम जिस भी स्टॉक के बारे में या जिस भी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड आप लोगों को आज के दिन में एक बात बताना चाहूंगा कि आज ही के दिन मैंने एक वीडियो बनाया कि स्टॉक मार्केट क्रैश, वॉरेन बफे की 10 टिप्स जो उन्होंने हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पे बना के रखी हुई हैं, कुछ टिप्स उन्होंने दे के रखी हो, उससे रिलेटेड एक वीडियो आ गया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे, उनके कोट्स मैंने यहाँ पे बता के रखे हुए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, ताकि और इस वीडियो को आप, सॉरी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगा। सॉरी, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया। एंड आप इस वीडियो को जाके कंप्लीट देख लेना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये टिप्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नए आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है इंडो फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ। तो बात कर लेते हैं इस आईपीओ की। ठीक है, किस तरह की कंपनी है, कब ओपन होगा, जीएमपी वगैरह क्या करती है, सब जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो इंडो फर्म इक्विपमेंट आईपीओ इज बुक बिल्ड इशू ऑफ 260 करोड़, तो 260 करोड़ का आईपीओ है, काफी छोटा आईपीओ है। द इशू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू 0.86 करोड़ शेयर एग्रीगेटेड टू 184 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल। और ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश इशू भी है एंड ओएफएस भी है। ओएफएस में आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना माल बेच के निकलना चाहते हैं। और फ्रेश इशू का मतलब होता है कि वो पैसा कंपनी के हाथ में आएगा और कंपनी से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस चीज के लिए वो आईपीओ ला रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। ओपन होगा 31 तारीख को, 31 दिसंबर 2024 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है एंड क्लोज होगा 2 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो अलॉटमेंट वगैरह हम नीचे अभी देख लेते हैं, वही दो प्राइस बैंड वगैरह। तो सबसे पहले 31 को ओपन होगा, 2 तारीख को क्लोज होगा। 10 की फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड अब 204 है, 215 है। अब हमें कट ऑफ के साथ ही जाना है, यानी 215 के साथ लॉट में मिलेंगे आपको 69 शेयर। टोटल इशू साइज है 260 करोड़ का, फ्रेश इशू है 184 करोड़। फ्रेश इशू अच्छी बात है, कंपनी के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा तो कंपनी उसको एक्सपांशन या जो भी होगा डेट वगैरह उसको पे करने में यूज में आएगी। ऑफर फॉर सेल 75 करोड़ का है, यानी कि कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होंगे, वो अपना स्टेक यहाँ पे बेच के निकलना चाह रहे होंगे। इशू टाइप की बात करें, बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओपन क्लोज आपको बता ही दिया मैंने, 31 को ओपन होगा, 2 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 3 को आ जाएगा, इनिशिएटिव और रिफंड अगर इन केस आपको आईपीओ नहीं लगा तो 6 तारीख को वापसी। क्रेडिट भी शेयर 6 तारीख को हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट यानी कि 7 तारीख को एक और कंपनी जो है शेयर मार्केट में, यानी कि 7 जनवरी 2025 को, और ये पहली लिस्टिंग होगी 2025 की। तो अच्छी बात है, एक और आईपीओ। उसके बाद रिटेल कोटा आपको पता ही है, एक लॉट लेंगे आप तो 69 शेयर आपको मिलेंगे 14,835। एज यूजल 15,000 के अंदर अंदर ही होता है अगर एक लॉट लेंगे रिटेलर्स के हिसाब से। उसके बाद 13 लॉट में आप मैक्सिमम ले सकते हैं रिटेलर्स के तौर पे। 897 शेयर लेने पड़ेंगे आपको और 1,92,000। HNI, बिग HNI, स्मॉल HNI वगैरह मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। रणबीर सिंह खंडेलवालिया एंड सुनीता सैनी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डिंग प्री इशू, अभी जो शेयर होल्डिंग है वो 93% की है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू हो जाएगी 69% की, यानी कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं 23% की हिस्सेदारी जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो अबाउट द कंपनी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, यानी काफी पुरानी कंपनी है, 1994 में बन गई थी। इंडो फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड इज इंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर्स, पिक
एंड कैरी क्रेन्स एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो सबसे बड़ी बात, ट्रैक्टर्स ये कंपनी बनाती है, क्रेन्स ये कंपनी बनाती है एंड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट वगैरह भी ये कंपनी बनाती है। द कंपनी ऑपरेट्स टू ब्रांड्स, इंडोफर्म एंड इंडो पावर। तो दो ब्रांड नेम है इनके, इंडोफर्म एंड इंडो पावर। दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट लाइक टू कंट्रीज लाइक नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ी कंट्री का नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट चलो एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स ट्रैक्टर्स रेंज 16 HP to 110 HP and pick and carry cranes range 9 to 30 tons. The facility in Baddi, Himachal Pradesh spans 127,840 square meter, include a foundry, machine shop and assembly units. The company has 12,000 tractors and 1280 picks and carry cranes production capacity annually. तो यानी कि 12,000 ट्रैक्टर्स ये साल के बना सकते हैं, 1280 क्रेन्स ये साल की बना सकते हैं। और इनका जो फैसिलिटी है बद्दी हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ये कंपनी है। ठीक है, मीटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी, मैं आपको बता, हाउसिंग अ कैप्टिव फाउंड्री, मशीन शॉप एंड फैब्रिकेशन असेंबली यूनिट फॉर ट्रैक्टर, पिक्स एंड कैरी अदर्स इक्विपमेंट। दे हैव acquired additional industrial land near the current facility to build a new pick and carry crane manufacturing unit and to increase capacity by। अच्छा ठीक है, तो क्रेन्स के लिए यहाँ पे उन्होंने एडिशनल थोड़ी सी जमीन खरीदी है, जहाँ पे इनका ऑलरेडी बद्दी में चल रहा है, उन्हीं के आसपास कहीं पे जगह इनको मिली होगी, तो वहां पे उन्होंने जमीन खरीदी है। तो किसकी कैपेसिटी ये बढ़ाना चाहते हैं, क्रेन्स की। क्रेन्स अभी 1280 है, उसको बढ़ा के ये 3600 यूनिट पर ईयर करना चाहते हैं। तो एक्सपांशन से रिलेटेड ही कंपनी यहाँ पे काम कर रही, अच्छी ही बात है। As of June 30, 2024, they had 938 employees on payroll. तो ठीक है, अच्छी बात है, 938 एम्प्लॉयज के पास है। कंपनी एक बार वेबसाइट विजिट कर लेते हैं क्या है, तो आप देख ही सकते हैं। इंडो फार्म इस तरह के ट्रैक्टर से कंपनी बनाती है, इंडो पावर क्रेन्स ये है। ठीक है, बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ट्रैक्टर की, बात कर लेते हैं। सीरीज 1, सीरीज 2, 3, 4 वहाँ पे लिखे हुए हैं। सीरीज 1, ठीक है, ये है सीरीज 1 के इनके ट्रैक्टर्स वगैरह। सीरीज 4 यहाँ पे है, यहाँ पे सीरीज 3 है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज भी देख लेते हैं, रोटेरी टिलर्स, ये भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। अच्छा ठीक है, जो आगे ये जो खेती में काम आते हैं, ये चीज भी बनाती है ये कंपनी। उसके बाद हार्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी इस तरह के हार्वेस्टर्स भी बनाती है, अच्छी बात है। एंड आप कह सकते हैं कि कृषि से रिलेटेड ही ज्यादा इक्विपमेंट है। कंस्ट्रक्शन में क्रेन्स की बात कर लेते हैं, क्रेन्स का व्यू भी एक बार देख लेते हैं। इस तरह की क्रेन्स भी ये बनाते हैं, आपने देखी भी होंगी ये दिल्ली शहर में भी, अगर आप रहते होंगे। ठीक है, दिल्ली में क्या, मतलब पूरे इंडिया में ये देखी होंगी, सॉरी, पर आपने देखी होंगी ये ज्यादातर जगहों पे जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का खास तौर पे काम होता है। R&D फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, कुल मिला के आप वेबसाइट, आपको देखिए कभी भी किसी भी कंपनी में आप जाए ना, तो उनकी वेबसाइट्स वगैरह को तो हमेशा ही आपको विजिट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी की वेबसाइट्स पे ही हर चीज अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो आपको इन वेबसाइट्स वगैरह पे जरूर एक बार जाना चाहिए। तो कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। फुल्ली इंटीग्रेटेड एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, यानी कि फुल्ली इंटीग्रेटेड है, सब अपने आप ही करते हैं ये। वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ये तो हर कोई बोलता है। इन हाउस एनबीएफसी सेटअप्स, तो इन हाउस ही इनकी एनबीएफसी भी इन्होंने सेटअप करके रखी है, जो इनकी कंपनी को फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करने में इनकी मदद करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, हमने देख भी लिया इनकी वेबसाइट पे जाके। प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी इन मल्टीपल कंट्रीज एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये हम भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो 22, 23, 24 की बात कर लेते हैं। एसेट्स 619, 622, 647। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा सुपर ग्रोथ तो नहीं है यहाँ पे कंपनी में, लेकिन ठीक है, कंसिस्टेंट ग्रोथ हम जरूर इसको कह सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें 352, 371, 375। ठीक है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा जंप भी नहीं है। ठीक है,
उसके प्रॉफिट भी देखें 13, 15, और अभी ये जून तक का ही है, बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये तीनों नंबर जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हैं। यहाँ पे ये 3 महीने के ही नंबर्स हैं, तो 3 महीने में कंपनी 2.45 करोड़ कमा चुकी है। उससे पहले भी देखे तो सिमिलर सा परफॉर्मेंस है, 13 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़, तो प्रॉफिट बहुत कम है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत ही छोटी कंपनी ये है। नेटवर्थ की बात करें 274, 290, 317, 342, अच्छी बात है नेटवर्थ बढ़ना। कर्जे की बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा भी है 275, फिर 280, फिर 270, तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे कर्जा जरूर कम किया, 245 करोड़ का कर्जा है, तो ठीक है। ओके ओके हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इनकी बैलेंस शीट का जो ओवरव्यू छोटा मोटा सा हमने देखा है, यहाँ पे ओके ओके बैलेंस शीट है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं कहूंगा और बहुत ज्यादा बेकार भी मैं इसको नहीं कह सकता। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ इस 1033 करोड़ की कंपनी है, तो अब बहुत ही छोटी कंपनी, ये नंबर से ही इनके प्रॉफिट एंड लॉस से ही पता लग रहा है कि बहुत ही छोटी कंपनी है ये। आरओई 5 का है, बहुत ही कम। आरओसी 8-9 का है, बहुत ही कम। डेट टू इक्विटी अच्छी बात है कि कम है बहुत ही। पैट मार्जिन की भी बात करें तो बहुत ही कम है। पी रेशो काफी महंगा, 54 का पी रेशो है, बहुत ही महंगा है। ये कहूंगा कि महंगे वैल्यूएशन पे ये जरूर आ रहा है आईपीओ, ठीक है। तो अभी की बात करें, प्री आईपीओ की बात करें 54 का है पी, उसका पोस्ट आईपीओ तो 105 का पी हो जाएगा, तो थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन जरूर है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ये भी हम देख लेते हैं। प्राइस टू बुक 2.55 है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं। सेटिंग अप अ न्यू डेडिकेटेड यूनिट फॉर एक्सपांशन ऑफ देयर पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जैसा कि हमने ऊपर देखा ही था कि 1280 की इनकी कैपेसिटी है पर ईयर की क्रेन बनाने की, उसको ये 3600 पे ले जाना चाहते हैं, जिसके उन्होंने लैंड भी खरीदी है जो उनकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसके पास में। तो ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग अवेलेबल बाय द कंपनी, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कर्जा है, इसी कर्जे को कम करना चाहती है कंपनी, जिसके लिए फंडिंग का यूज करेंगे। फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी सब्सिडरी बरोटा फाइनेंस लिमिटेड, इनकी जो एनबीएफसी सब्सिडरी है जो इनका पैसे वैसे इनके कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, उसका नाम है बरोटा फाइनेंस, उसमें भी फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर फाइनेंसिंग द augmentation of its capital base to meet its future capital requirements और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स में हमने चीजें देख ली। तो उसके बाद स्ट्रेंथ तो हमने यहाँ पे इस कंपनी की देख ली है कि स्ट्रेंथ यही है। वीकनेस जानना भी कंपनी की बहुत उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वीकनेस की बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर एंड क्रेन्स अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू, तो ट्रैक्टर एंड क्रेन्स की से ही इसका मेजोरिटी रेवेन्यू आता है, ये वेबसाइट पे देख के भी हमें पता लग रहा है। एनी रिडक्शन इन डिमांड और इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इट्स बिजनेस, बिल्कुल ये चीज सत्य है कि डिमांड में अगर, क्योंकि ये भी रूरल बेस्ड ज्यादा कंपनी है एंड ट्रैक्टर वगैरह आपको पता ही है खेती वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं, एंड क्रेन्स वगैरह आपको पता है कंस्ट्रक्शन के काम में ज्यादा यूज होते हैं, वहां पे अगर थोड़ा सा भी स्लो डाउन आता है तो इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। द कंपनी हैज अ प्रोपोज्ड एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी व्हिच कुड फेस द रिस्क ऑफ एंटिसिपेटेड डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉस्ट ओवररन्स, तो आप देख सकते हैं एक्सपांशन से रिलेटेड जो वो बात कर रहे हैं वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। द कंपनी फेसेस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक्टर प्रोडक्शन कैपेसिटी एवरेज, capacity utilization for FY22 to 24 is 32% for tractor while 87% for cranes, ठीक है। The company has recorded low growth in revenue and PAT margins in the last 3 fiscal, जैसा कि हमने देखा भी था कि काफी स्लो ग्रोथ है कंपनी में, ठीक है। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते तो कॉम्पिटिटर कौन कौन है यहाँ पे, तो आपको पता ही है, हाथी है सीधा महिंद्रा, एस्कॉर्ट, जॉन धीरे, टेफे, CNH, एक्सो, यनमार, एम क्लास। टॉप प्लेयर्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर मशीनरी मार्केट इंक्लूड तीर्थ एग्रो, शक्तिमान, VST टिल्लर्स, मस्चियो गैसपाराडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बुहलर इंडिया एंड टाटा इंटरनेशनल व्हीकल एप्लीकेशन एंड Satrac Engineering Private Limited. In the crane industry, the prominent players are Boyer AG, Kato Works, Kobelco Construction Machinery, ठीक है, लिबर
इंटरनेशनल, एजी, एस्कॉर्ट कुबोटा, मैनीटेक्स इंटरनेशनल, एमंग अदर्स। तो आप देख ही सकते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स काफी बड़े बड़े, उनके आगे ये बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन ठीक है, अच्छी कंपनी है। कोई इतनी ज्यादा वाहियात कंपनी भी मैं इस कंपनी को नहीं बोलूंगा। 1000 करोड़ की कंपनी है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ज्यादा प्रॉफिट लॉस कमाती नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैप कंपनी एंड रिस्की कंपनी जरूर है, एंड थोड़े से हायर वैल्यूएशन भी आई थिंक कहीं ना कहीं कंपनी डिमांड यहाँ पर जरूर कर रही है। तो बात आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जहाँ पे लोग इस चीज का वेट भी कर रहे होंगे, उसका वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का देख लेते हैं अभी तक का क्या चल रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो अभी तक जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 23 से 24% का चल रहा है, और जिस हिसाब से मार्केट चल रही है आजकल, उस हिसाब से मैं कहूंगा अभी तक ये ग्रे मार्केट प्रीमियम मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि अभी आईपीओ ओपन होने में अभी 31 तारीख को ओपन होगा, तो अभी भी 5-6 दिन है, तो हो सकता है इसका प्रीमियम थोड़ा सा और बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा वाहियात कंपनी भी नहीं है, रिस्की कंपनी जरूर है। मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि रिस्क जरूर दिख रहा है इस कंपनी में, बहुत सारे की फैक्टर्स दिख रहे हैं, क्योंकि काफी कंपनी है, कॉम्पिटिटर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, कर्जा भी काफी है, ऐसा बात नहीं है कि कर्जा है ही नहीं। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से संता रैली वगैरह चल रही है एंड एफआईआई है नहीं, तो मार्केट पे शायद उतना प्रेशर ना है, तो हो सकता है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए आने वाले दिनों में और भी ज्यादा। तो ठीक है, वैसे भी देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, मार्केट के सिचुएशन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। अगर मार्केट में ब्रूटल गिरावट चल रही हो ना, तो ये 23% का जीएमपी ना एकदम से जीरो भी हो सकता है, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हो, तो हो सकता है यही 23% का मार्केट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 50, 60, 70 या 100% पे भी चला जाए। इसकी भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पशन होते हैं कि हाँ भाई इतना हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो तो जिस दिन लिस्ट होता है वो उसी दिन हमें क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाती है। तो ठीक है, मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे कवर कर लिए। तो आप भी आईपीओ को ठीक से एक बार स्टडी कर लेना, अपने आप से भी खुद से भी, हो सकता है कुछ और वेबसाइट्स में कुछ और अच्छी अच्छी जानकारी अभी इसके बारे में शायद दी हो, तो आप उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड स्टडी करने के बाद ही फिर कोई भी फैसला इसके बारे में लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूल मत जाना। तो चलिए